नमस्कार साथियों। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के अधीन तुर्कों का आक्रमण में दूसरे आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के बारे में जानेंगे। अभी इससे पहले क्या पढ़े उसके बारे में भी हम लोग ज़रा देख लेते हैं। हम लोगों ने मध्यकालीन भारत को बिल्कुल शुरू से उठाया है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला अरबों का आक्रमण पढ़ा और अरबों के आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद हम लोगों ने तुर्कों का आक्रमण पढ़ा, जिसमें तुर्कों के आक्रमण में पहला आक्रमणकारी जो था वो महमूद गजनवी था, जो कि गजनी साम्राज्य से या गजनी से आया था। अब अगला जो तुर्क है वो है मोहम्मद गोरी। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन इसकी भी कहानी हम वहीं जाकर समझेंगे जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। देखिए, गजनी के बारे में हमने समझा कि महमूद गजनवी गजनी साम्राज्य से बिलोंग करता था और गजनी अफ़गानिस्तान में एक क्षेत्र हुआ करता था, उसी का नाम गजनी था। उसी गजनी क्षेत्र में एक छोटा सा और क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम था गोर। जगह का नाम है गोर या गौर कहा जाता है। वहाँ पर गजनी साम्राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व से ही एक वंश चला आ रहा था जिसका नाम था गौर वंश। अगर हम तुलना करें गजनी और गौर वंश में तो पाएंगे कि गजनी जो है ये 10वीं शताब्दी की वंश है, जबकि गौर वंश 9वीं शताब्दी में ही अपने अस्तित्व में आ चुका था और उसका पहला सुल्तान या पहला शासक अमीर सूरी था। लेकिन समय बीतते चला गया, गजनी साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर गया, फिर उसका डाउनफॉल होने लगा। धीरे धीरे गोरों का प्रभुत्व बढ़ने लगा और गजनी साम्राज्य पर दबदबा बनने लगा इन लोगों का। और एक ऐसा समय आया कि गजनी पूरे तरीके से गजनी वंश समाप्त हो गई और गोरों का राज भी गजनी पर हो गया। सन 1149 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का जन्म अफ़गानिस्तान के एक जगह जिसका नाम खुरासान है वहाँ पे होता है। उम्र बढ़ते चली जाती है। इधर गोर वंश अपनी 9वीं शताब्दी से आगे की ओर बढ़ते जाता है और एक समय ऐसा आता है जब गोर वंश का शासक और सत्ता की जिम्मेदारी इसके कंधों पर पड़ती है। वो वर्ष होता है 1173। सन 1173 ईस्वी में गोर वंश का शासक मोहम्मद गोरी बनता है और ये गजनी से थोड़ा हटकर अपना विचार रखता है। महमूद गजनवी जो था वो उसका उद्देश्य सिर्फ रहता है कि जाओ इस्लाम को प्रचार करो और धन लूटो और लेकर आओ, लेकिन ये अपना साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धन लूटने के साथ साथ ये अपनी जो मुस्लिम साम्राज्य थी इसको अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित भी करना चाहता था। उसी का परिणाम है कि भारत में इस्लाम साम्राज्य की नींव पड़ी या मुस्लिमों की नींव पड़ी और वहीं से मुसलमानों का साम्राज्य चलते आया और सन 1206 से लेकर 1707 ईस्वी तक काफ़ी अच्छे स्थिति में मुसलमानों का शासन यहाँ पे रहा। फिर धीरे धीरे मुसलमानों का शासन कम होते चला गया और आगे अंग्रेजों ब्रिटिशर्स का शासन बढ़ने लगा और उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा। लेकिन हम लोग यहाँ से मोहम्मद गोरी के बारे में ही पढ़ेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। 1173 ईस्वी में वो गोर का शासक बनता है और उसका नज़र भारत की ओर, चूँकि वह जानता था कि गजनी का सुल्तान एक बार क्या लूट कर लाया था, अपार धन और संपत्ति लूट कर लाया था। कहाँ से? भारत से। सुन रखा था उसके भी दिमाग में भी ये बात आना जाहिर था कि इतना धन हम भी लूट सकते हैं शासन। तो उसने अपनी पहली चढ़ाई भारत पर आक्रमण की, वो भारत के तटवर्तीय क्षेत्रों में की। लेकिन उसके आक्रमण पढ़ने से पहले भी हम लोग भारत की स्थिति को समझना समझेंगे, ज़रूरी है। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि गजनवी के समय पर मुल्तान जगह में या मुल्तान में करमाथी शिया मुसलमानों का शासन था।
इस समय भी गोरी के वंश में भी वही चलता आ रहा था। गुजरात में चालुक्य वंश, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्य वंश अपने रूल में था, जिसका शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय था। अगर हम बात करें दिल्ली की और क्षेत्र की, तो दिल्ली, संभल, अजमेर में चाहमान या चौहान वंश चला करता था, जिसका शासक राय पिथौरा था। जी हाँ, वही राय पिथौरा है जिसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। ये दिल्ली, अजमेर और संभल में इसका शासन था। कन्नौज की अगर हम बात करें तो मोहम्मद गजनवी के समय यहाँ पर प्रतिहारों का शासन था, लेकिन मोहम्मद गोरी के समय यहाँ पर गढ़वाल वंश शासक करता था और गढ़वाल वंश के राजा जयचंद की यहाँ पर शासन होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझना जरूरी था। अब उसके आक्रमणों पर हम आते हैं, मोहम्मद गोरी के आक्रमण को देखते हैं। भारत में मोहम्मद गोरी के द्वारा किया जाने वाला सबसे पहला आक्रमण सन 1175 ईस्वी में मुल्तान पर होता है। चूँकि मुल्तान में करमाथिस या मुसलमान होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहला आक्रमण वो करमाथी मुसलमानों के खिलाफ किया और उसमें वो विजय भी प्राप्त किया। इस विजय को देखते हुए उसने अपना अगला निशाना गुजरात को बनाया, क्योंकि वहीं से ज़्यादा धन इसके पहले ले गया था कौन? गजनवी। तो ये भी अपना अगला निशाना बनाता है, ये जाने बगैर कि मैं वहाँ हारूंगा कि जीतूंगा, ये सोचे बगैर गुजरात पर चढ़ाई कर देता है। सन 1178 ईस्वी में यह गुजरात पर चढ़ाई करता है, जहाँ से उल्टे में इसको जवाब मिलता है मूलराज द्वितीय की तरफ से और काफ़ी बड़ा घमासान युद्ध होता है और मूलराज द्वितीय ने इसे माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत के करीब इसको हरा देते हैं। हरा कर इसको बंदी बना लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मूलराज द्वितीय ने अपने माँ के कहने पर इसको फिर से छोड़ दिया। मोहम्मद गोरी ये सबक तो सीख चुका था कि उत्तर भारत में तो हमने विजय प्राप्त कर ली थी, मगर दक्षिण में हमारा दाल नहीं गलेगा। तो इसने अपना दक्षिण के अभियान को रोका और फिर से उत्तर में आकर फिर इधर अभियान करने लगा। और उत्तर के अभियान के अंतर्गत इसने सन 1179 ईस्वी में 1179 एडी में ये पेशावर को जीता। 1185 में ये सियालकोट को जीता। सियालकोट जीतने के बाद अगला युद्ध की जो चर्चा इसकी मिलती है वो तराइन का प्रथम युद्ध होता है। हमने अभी बताया कि अजमेर, संभल और दिल्ली इस क्षेत्र के जो राजा होते हैं, काफ़ी शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान होते हैं। तो ये आक्रमण इस क्षेत्र में करता है मोहम्मद गोरी, तो इसकी भिड़ंत पृथ्वीराज चौहान से होती है। सन 1191 ईस्वी जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, घमासान युद्ध, और युद्ध का परिणाम पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में आता है। पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन मोहम्मद गोरी की हत्या नहीं करते। वो इनसे माफ़ी मांगता है और पृथ्वीराज चौहान का दिल इतना बड़ा होता है कि अपने दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं। एक ऐसा दुश्मन जो इनके प्राण तक ले सकता था, वैसे दुश्मन को इन्होंने माफ़ कर दिया। उसने कसम खाई कि मैं भारत पर कभी आक्रमण नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ से वापस जाते ही फिर से भारत पर चढ़ाई का अपना प्लान बनाने लगा। सोचा कि अब रणनीति दूसरी बनाऊंगा और भारत पर चढ़ूंगा, क्योंकि वो चाहता था कि मैं भारत को जीतूं। उधर पृथ्वीराज चौहान अपने शासन में फिर लग जाते हैं। मोहम्मद गोरी वापस चला जाता है और यहाँ पर चढ़ाई करने के लिए अपने नए नए प्लान बनाने लगता है। तब तक इधर कन्नौज के राजा जयचंद कुछ ऐसे काम करते हैं, या पृथ्वीराज चौहान और इन लोगों के बीच में कुछ ऐसी खटपट हो जाती है
जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान को दूसरे तराइन के युद्ध में मुँह की खानी पड़ती है। दरअसल होता क्या है, इसको समझेंगे हम लोग। पृथ्वीराज चौहान कनौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। ऐसा बात नहीं है कि ये प्रेम एक तरफा था। जयचंद की पुत्री संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और इनसे विवाह करना चाहती थी, परंतु पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के पिता जयचंद के बीच रिश्ते अच्छे नहीं होने के कारण जयचंद कभी नहीं चाहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हो। फिर क्या, फिर अपनी बेटी और अपना ईगो को टॉप पर रखते हुए अपनी बेटी के स्वयंवर करने का निर्णय लेते हैं। उस स्वयंवर में एक मिनट, स्वयंवर समझने से पहले स्वयंवर होता क्या ही समझ लेते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में या फिर उस समय बड़े बड़े राजघराने के पुत्रियों की विवाह स्वयंवर के माध्यम से होते थे। स्वयंवर का मतलब पुत्री को या कन्या को, वर को चुनने का अधिकार था। आस पड़ोस अगल बगल के प्रतापी राजाओं को बुलाया जाता था एक आयोजन के तहत और पुत्री को उनमें से सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता था। यही स्वयंवर होता था। तो क्या करते हैं, वो स्वयंवर आयोजन करते हैं और स्वयंवर में आस पड़ोस के सारे राजाओं को निमंत्रण देते हैं सिवाय पृथ्वीराज चौहान के। फिर क्या था, जैसे ही पता चलता है पृथ्वीराज चौहान को कि ये संयोगिता का स्वयंवर कर रहे हैं, फिर क्या, चढ़ाई किए कनौज पर और आकर भरे स्वयंवर से संयोगिता को लेकर चले जाते हैं। इस बात से बहुत ज़्यादा क्रुद्ध होते हैं जयचंद और जा मिलते हैं इनके दुश्मन मोहम्मद गोरी से और मोहम्मद गोरी को भारत पर चढ़ाई करने के में सहयोग करने के लिए सांत्वना देते हैं या फिर आश्वस्त करते हैं। सन 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी उधर से चढ़ाई करता है, इधर से पृथ्वीराज चौहान जाते हैं और तराइन के दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं, परंतु तनिक मात्र भी दया ना करते हुए मोहम्मद गोरी इनका सर धड़ से अलग कर देता है, इनकी हत्या कर देता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान काफ़ी प्रतापी राजा हुआ करते थे, उनको मार पाना इतना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कुछ गलतियां की। मोहम्मद गोरी ने राजपूतों में, चूँकि ये राजपूत वंश से मिले थे, राजपूतों में एक नियम थी कि संध्या ढलने के बाद और सूरज उगने के पहले ये लोग किसी प्रकार का युद्ध नहीं करते थे और वो लोग उस कस्टम को काफ़ी दिल से निभाते थे। और सूरज निकलने से पहले मोहम्मद गोरी इन पर आक्रमण कर देता है, जिसका परिणाम होता है कि चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान का अस्तित्व मिट जाता है और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है सन 1192 ईस्वी में। सन 1192 ईस्वी के बीतने के बाद 1 वर्ष के बाद ही राजा जयचंद से भी युद्ध होती है इसकी। मोहम्मद गोरी राजा जयचंद से युद्ध करता है, जिस युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। सन 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच लड़ा जाता है, जिसमें गोरी राजा जयचंद को पराजित करके उसको मार डालता है। और 1194 ईस्वी में इस युद्ध के बाद वह इधर के जितने भी विजित क्षेत्र होते हैं वह कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दास व दामाद को सौंपकर वापस फिर गजनी चला जाता है। अब यहाँ एक और चीज़ नोट करने वाली बात है या समझने वाली बात है, बारीकी से ध्यान देने वाली बात है। याद रखेंगे कि परीक्षा में कभी भी आपसे पूछता है कि चंदावर का युद्ध किन के बीच हुआ था
तो याद रखेंगे मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच सन 1194 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे गलती से पूछ दे चंदेरी का युद्ध क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंदावर और चंदेरी एक ही है, लेकिन ध्यान रखेंगे नहीं, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ है, लेकिन चंदेरी का युद्ध जब बाबर भारत में आता है 1528 ईस्वी में लड़ा जाता है चंदेरी का युद्ध। किसके किसके बीच में? मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है। 1194 ईस्वी में ये चला गया। अब यहाँ का शासक, या यूँ कह लीजिए कि यहाँ का सर्वे सर्वा कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। सन 1194 ईस्वी में ये क्या करता है कि अजमेर के जैन मंदिर को तोड़वा देता है और वहाँ पर भारत में पहला मुस्लिम मस्जिद का निर्माण कराता है, जिसका नाम होता है कुव्वत उल इस्लाम। ठीक उसी वर्ष अजमेर में ही संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर उसके मलबों पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है सन 1194 में। फिर समय बीतते चला जाता है। फिर सन 1199 आता है। दिल्ली के एक प्रमुख सूफी संत होते हैं जिनका नाम होता है कुतुबुद्दीन अलकाकी। कुतुबुद्दीन अलकाकी के नाम पर, जो कि इनके सूफी संत होते हैं, उन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार की ये नींव रखता है सन 1199 ईस्वी में। याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक सन 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का नींव रखता है, यानी उसको बनाने की शुरुआत करता है, लेकिन पूरा नहीं कराता है। इसको पूरा इल्तुतमिश कराएगा 1229 ईस्वी में। तो 1199 ईस्वी में इसकी नींव रख देता है और ये तब तक कर रहा है, ये उस पीरियड में कर रहा है जब ये कहीं का शासक भी नहीं था, एज अ सिपाहा सलार या सेनापति के रूप में काम कर रहा है। तब ये 1199 में इसकी ये घटना हुई। समय बीतते चला जाता है। सन 1202 और 3 के बीच में ये कालिंजर फोर्ट को भी जीत लेता है। और फिर आता है सन 1205, जब पुनः मोहम्मद गोरी भारत आता है। यहाँ आता है तो उसकी भिड़ंत खोखरों से होती है, जिनको ये काफ़ी बुरी तरीके से पराजित करता है। लेकिन यहाँ से जाने के दौरान सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। सन 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद जो विजित क्षेत्र है, इसका पूरा क्षेत्र इसके 4 दासों में बट जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का क्षेत्र मिलता है, ताजुद्दीन यलदौज को गजनी का साम्राज्य मिलता है, यानी गजनी में ये राज्य करता है। और एक दास होता है जिसका नाम नासिरुद्दीन कुबाचा होता है, जिसको काबुल एवं कंधार मिलता है। इसके बाद एक और होता है इसका दास, जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। इसे बंगाल का शासन मिलता है। इस प्रकार से ये क्षेत्र, मोहम्मद गोरी के जीते हुए क्षेत्र, इसके 4 गुलामों में बट जाता है। और सन 1226 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है और धीरे धीरे ये आगे वंश चलते चला जाता है। और फिर शुरू होता है सल्तनत काल। अगली वीडियो में हम लोग सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए